इन महापुरुषों के लिए जिस भीम कोरेगांव शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में हम इकट्ठा हुए हैं, आखिर इन्होंने किया क्या और ऐसा इन्होंने क्यों किया, इस पर चर्चा करना हमारे लिए लाजमी होगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो अधूरा रहेगा। दूसरी बात साथियों, मैं आरके विद्यार्थी आपके इस क्षेत्र से चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, विधायक नहीं हूँ, क्योंकि विधायक आपने बनाया नहीं, लेकिन चुना हुआ हूं। आपने हमें वोट दिया तो मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, और चुना हुआ प्रतिनिधि होने के कारण हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करूं। आपको आपके अधिकार दिलाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, आज हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है इस देश के संविधान में, भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के बराबर सभी विभागों में हिस्सेदारी देने का प्रावधान किया, और यही संविधान में जो देने की उन्होंने व्यवस्था किया, उन्हीं की व्यवस्था के कारण इस देश के संविधान के लागू होने पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो 15% है, उसको 15% की हिस्सेदारी संविधान में निर्धारित हुई, लागू हुई, मिली नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वो देने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है, वह उसमें चोरी कर रहे हैं, लेकिन मिली। इस देश में अनुसूचित जनजाति, जिसे आप एसटी कहते हैं, कोल आदिवासी कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनकी जनसंख्या 7.5% थी, उनको 7.5% की हिस्सेदारी निश्चित की गई, कमी नहीं की गई। 1% भी, आधा % भी कटौती नहीं हुई, जितनी जनसंख्या है उतनी हिस्सेदारी मिली। उसी संविधान ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत इस देश के राष्ट्रपति की ड्यूटी लगाई और कहा, मिस्टर राष्ट्रपति, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि इस देश के अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की जनसंख्या के अनुसार उनको हिस्सेदारी दिलाने का काम करें, जनसंख्या के बराबर उनकी हिस्सेदारी दिलाने का काम करें। और बहुत दबाव के बाद, लंबा हो जाएगा इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, बहुत दबाव के बाद डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों के कारण, क्योंकि ये कानून तो उन्होंने बनाया था, इसलिए लागू करवाने की जिम्मेदारी भी उनकी थी, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, लड़ा, और लड़ने के बाद एक टालने के लिए एक कमीशन बना दिया। भारत सरकार ने एक कमीशन बना दिया। कमीशन अन्य पिछड़े वर्गों को अधिकारों को देने वाला कमीशन था, लेकिन चालाकी में उस कमीशन का चेयरमैन ब्राह्मण को बना दिया। यानी अधिकारों के हमारे लिए कमीशन बनना था, जो हमारे लिए सिफारिश करता, लेकिन चालाकी से नेहरू ने उसका जो है चेयरमैन किसको बना दिया, एक ब्राह्मण को बना दिया, काका कालेलकर को बना दिया। लेकिन काका कालेलकर की भी मजबूरी बनी कि जो भारत का संविधान ये कह रहा है कि जनसंख्या के बराबर अन्य पिछड़े वर्गों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो वो उस बात को काट नहीं सका, वो संविधान के कारण उस बात को काट नहीं सका, और अंत में उसको काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट में लिखना पड़ा कि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 1931 में 52% थी, तो वो 52% की हिस्सेदारी इनको मिलनी चाहिए, ये काका कालेलकर कमीशन को लिखना पड़ा। ये संविधान की ताकत है जो बाबा साहब ने दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लेकिन जब तक ये कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, उसने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को संसद के पटल पर चर्चा करने के लिए नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि अगर संसद के अंदर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से इसमें जो है वो विवाद होगा, वाद होगा, और दुनिया में खबर जाएगी, और इनको पिछड़े वर्गों को अधिकार देना पड़ेगा, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, और सभी विभागों में देनी पड़ेगी। उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं रखा।
टालते रहे 77 आता है, 77 में फिर एक नया गठबंधन निर्माण होता है और गठबंधन ने निर्माण किया तो उसमें भी ये बात रखी गई कि भाई वो काका लेकर कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और पिछड़े वर्गों को 52% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। एक नया उन्होंने उसको लागू करने के बजाय वही टालने वाली बात, फिर ब्राह्मण प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने फिर वही टालने वाला रास्ता अपनाया और रास्ता अपनाने के बाद उन्होंने एक और कमीशन बैठा दिया जिसको कहते हैं मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन जो बैठाया गया तो मंडल कमीशन ने भी रिपोर्ट दिया कि पिछड़े वर्गों को 52% की हिस्सेदारी सब जगह मिलनी चाहिए, सारे क्षेत्रों में मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी संसद पटल पर नहीं आई। उस समय जो तमाम सरकारें बनी उन्होंने भी उसको संसद में बहस करने के लिए उसको नहीं रखा। तो साथियों, ये जो आपको जनसंख्या और मंडल कमीशन ने भी यही रिपोर्ट दिया कि 52% की हिस्सेदारी इनको मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक नहीं मिली। हमारे ऊपर, हम इस देश के मूल निवासी हैं। अब मूल निवासी कौन है ये बताना जरूरी था, लेकिन अभी समय नहीं है, नहीं बताऊंगा, अगले दिन किसी दिन बताऊंगा, क्योंकि मैं तो आपका चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, आपके बीच में हूँ। जब आप चाहेंगे तब आपके बीच में हाजिर होऊंगा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनके ऊपर जिम्मेदारी पूरे राष्ट्र की है, तो यहाँ वो कम आ पाएंगे, तो हम उनको सुनना चाहेंगे, आप लोग भी उनको सुनना चाहेंगे, उनको आप ध्यान से सुनेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो संविधान के अनुसार हमारी हिस्सेदारी नहीं मिली है, हमें उस हिस्सेदारी के लिए आपका चुना हुआ प्रतिनिधि होने के कारण मुद्दे को जोर से पूरे देश में उठाने की जिम्मेदारी हमने उठाई है और मैं उसको निभा रहा हूं। क्या ये हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हैं? क्या ये हिस्सेदारी हमारी जो संविधान में लिखी हुई है वो हमें मिलना चाहिए? क्यों भाई, किसको नहीं मिलना चाहिए? कोई साथी नहीं बोले? मिलना चाहिए। तो वो हिस्सेदारी की लड़ाई हम आपका लड़ने के लिए आए हुए हैं और लड़ेंगे और लेके रहेंगे। ये भी मैं आपके साथ दावा कर रहा हूँ। लेके कैसे रहेंगे ये बताओ। तो साथियों, पहला हमारा जिम्मेदारी ये है। दूसरी तरफ इन्होंने एक छोटा सा स्लोगन लिखा होगा, आप लोग संस्कृत में उसको पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। इन्होंने लिखा, विद्या विहीना पशुभिः समाना। क्या? विद्या के बिना आदमी पशु के समान है, ऐसा इन्होंने लिखा। और ऐसा लिखने वालों ने, ध्यान रखना, ऐसा लिखने वालों ने इस देश के मूल निवासियों को, जिनकी जनसंख्या इस समय 90% है, ऐसे लोगों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया। धन्यवाद। जिन्होंने ये लिखा कि विद्या विहीना पशुभिः समाना, जो लोग विद्या के बिना पशु के समान होते हैं, ऐसा लिखने वालों ने इस देश के 90% लोगों के शिक्षा का अधिकार छीन लिया। क्या बना दिया? क्या बना दिया? पशु बना दिया। और शिक्षा छीन करके जब उन्होंने पशु बना दिया तो आप जानते हो कि पशु को कोई अधिकार नहीं। और पशु के साथ व्यवहार भी कैसा होता है, और ऐसा व्यवहार हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, ऐसा हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, आपका चुना हुआ प्रतिनिधि होने के कारण हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस देश में समान शिक्षा सभी के लिए लागू होना चाहिए। समान शिक्षा लागू होना चाहिए और सभी को शिक्षा पढ़ने का पूरा अवसर लागू होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या ये समान शिक्षा की लड़ाई हम लोगों को लड़ना चाहिए? आप हमारा साथ देने वाले हैं? थैंक यू। तो साथियों, इसके लिए हम लोगों ने जो अपने एजेंडे में रखा है कि हमारा समाज जो आज की तारीख में जिसमें से 80% से पार लोगों को, यानी 80% से ज्यादा लोगों को, यानी लगभग 100 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया है, जिनके बच्चों के लिए पोषण नहीं मिल पा रहा, उनको पूरी खुराक नहीं मिल पा रही। तो जिनके बच्चों को पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो वो जिनका खाना पूरा नहीं मिल पा रहा है, वो कैसे पढ़ेंगे? ये बात एक चिंताजनक है।
लोगों को एजुकेशन देने के बाद जो ये जानवर बनाना चाहते हैं, हमारे एजुकेशन को खत्म करके, पूरे अवसर को खत्म करके ये पुनः मुझे जानवर की श्रेणी में हमारे समाज को ले जाना चाहते हैं। हम उस श्रेणी में नहीं जाने देना चाहते हैं। हम ये लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं। बची बात बेरोजगारी की, देश की सारी संसाधनों को ये बेच करके हमारे लोगों को नौकरियों से वंचित कर रहे हैं। हमारे लोगों को सरकारी संपत्तियों पर जो आपका मालिकाना हक है, बराबर का हक है, उस बराबर के हक से ये वंचित करना चाहते हैं। वो बेदखल कर रहे हैं, बेच करके सरकारी संपत्तियों को ये आपको बेदखल कर रहे हैं। और हमने निर्णय लिया है कि ये जितना भी बेचेंगे, जितना भी बेचे होंगे, जो निजीकरण किए होंगे, उन सारी चीजों का राष्ट्रीयकरण करेंगे और राष्ट्रीयकरण करके पुनः हम अपने बेरोजगारों को नौकरियां करेंगे। आज करोड़ों नौकरियां की जगह खाली है, उसके लिए कहीं से परमिशन और सैंक्शन कराने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही खाली है, वो ऑलरेडी सैंक्शन है। लेकिन ये भर्ती नहीं देना चाहते हैं। हम सरकार में आएंगे तो सारी वैकेंसियों को भर्ती करेंगे और उन वर्गों को देंगे जिनको आज तक वहां हिस्सेदारी नहीं मिली है, जिनका कोटा पूरा नहीं हुआ। हम ये लड़ाई आपकी लड़ने वाले हैं। हम आपके घूर खोदने की लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं। अगर आपने हमें चुना है तो हम आपकी लड़ाई सही लड़ेंगे। हम आपके यहाँ झाड़ू लगवाने वाली नौकरी नहीं करेंगे, हम आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके अधिकारों को दिलाएंगे। तो हमने दूसरा भी निर्णय लिया है कि इसके बावजूद भी हमारे देश में बेरोजगारी होगी, और अगर बेरोजगारी होगी तो हमारा नौजवान वो कुंठित होगा और उसके आगे वाले बच्चे जो है विकास नहीं कर सकते हैं, उनका जिंदगी खराब होगी। तो हमने ये भी अपने एजेंडे में रखा है। वो एजेंडा क्या है? वो एजेंडा ये है कि हमारे देश में बहुत सारे वन क्षेत्र हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब 50-50, 25-25, 10-10, 20-20 किलोमीटर दूरी के हैं जो खाली पड़े हुए हैं। ऐसे खाली क्षेत्रों को, जहां भी सरकारी जमीनें होंगी, खाली क्षेत्र होगा, उसको हम एक इंडस्ट्रियल फार्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? औद्योगिक इकाई बनाएंगे, यानी एक कंपनी जैसा बनाएंगे और उसको करके उसमें हम अपने लोगों को भर्ती करेंगे। माली से लेकर के ऊपर फॉरेस्ट तक भर्ती करेंगे, फॉरेस्ट रेंजर तक भर्ती करेंगे, और वहां से उन फर्मों में हम जो ये झाड़ियां लगवा रहे हैं, इन्होंने जब से सरकार बनी सन 1947 से ये नीति बनी है कि इन्होंने सारे फलदार फूलदार पेड़ों को कटवा कर वहां झाड़ियां लगवा दिया है, जिससे हमारे जो उस पर आश्रित जीवन था, जो हमारा आदिवासी वर्ग था, जिस पर वो जिंदा रहता था, उसका जीवन संकट में आया। जंगली जानवरों का भी जीवन संकट में आया, बंदरों का जीवन भी संकट में आया। वो यहाँ शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो हम उन क्षेत्रों में फल और फूलदार पेड़ों को लगवाएंगे, उन फर्मों में फल और फूलदार पेड़ों को लगवाएंगे। पर्याप्त मात्रा में फल होगा, हम दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर होंगे, और पर्याप्त मात्रा में शहद होगी, हम दुनिया को सबसे बड़े सप्लायर होंगे। ऐसा हमारी योजनाओं में है। तो हमारा कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। उसके लिए संसाधनों की कमी कहीं ढूंढने नहीं जाना है, पहले से ही उन वन क्षेत्रों में उपलब्ध है। उस वन क्षेत्रों में जो संसाधन उपलब्ध है, जो संपन्नता वहां पर है, उसी संपन्नता से ये विकास हो सकता है। लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये तो फलदार फूलदार पेड़ों को कटवा करके वहां झाड़ियां लगवा करके हमारे साथ शैतानियत का व्यवहार कर रहे हैं। हमारे लोगों को मारना चाहिए। आपके मान सम्मान इज्जत की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं, आपके बच्चों को हक अधिकार दिलाने के लिए आए हैं, और अपने प्रबुद्ध समाज को इस देश में शासक वर्ग बनाने के लिए आए हैं। ये वोट का अधिकार कोई मामूली अधिकार नहीं है। इसको दे करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश की खजाने की चाबी आपके हाथ में दिया है। क्या इस देश के खजाने की चाबी आज हमारी बहनों के हाथ में है, इन भाइयों के हाथ में है। लेकिन हम लोगों ने जाने अनजाने इस देश के खजाने की चाबी अपने दुश्मनों को दिया। जाने अनजाने एक देश के खजाने की चाबी हमने अपने दुश्मनों को दिया, और हमारे दुश्मन उस खजाने का मालिक बन गया, और हम लोग मजदूर बन गए। हम लोग लेबर कैटेगरी में आ गए। अगर आपने इस देश के खजाने की चाबी को समझा कि ये खजाने की चाबी डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 औलादों को कुर्बान करने के बाद आपको इस देश का मालिक बनने के लिए दिया है, ये बात समझ में आ जाना चाहिए।
आपके पास देश के खजाने की चाबी है और बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको मालिक और मलकिन बनने के लिए दिया, लेकिन आपने जाने अनजाने ये देश के खजाने की चाबी अपने दुश्मनों को दे करके उनको मालिक और मलकिन बनाया। जिस दिन आप इसको समझ पाओगे उस दिन आप इस देश के खजाने के ही नहीं, संपूर्ण ये बिल्डिंगें बनी हैं, जो महल बने हुए हैं, वो महलों के मालिक होंगे। जो इन्होंने बनवा रखा है उसके भी मालिक आप होंगे। और जब ये आप इस देश के शासक होंगे तब ये आपके लेबर होंगे, ये आपके नौकर होंगे, ये आपकी झोपड़ियों की तरफ आएंगे, इनको इस अवसर पर लाओ, क्योंकि ये हमारा देश है, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारी सत्ता छीनी गई है, हमारे लोगों को दलील किया गया। तो ये साथियों, मैं दो बातें बहनों की तरफ इधर आकर्षित किया कि आपको मलकिन बनना है, अपने औलादों को मालिक बनाना है, मजदूर और लेबर नहीं बनाना है। और वो आपकी उंगली की ताकत से होगा, आपकी लड़ाई उंगली से होगी। अभी क्या राजवाड़ी जमाने में तेगा तलवारें चलती थी, लोग लाठी डंडा भाला बर्छा चलता था, तो गोला चलता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कलम से उन सारे हथियारों को काट करके फेंक दिया। उन्होंने कहा अब लड़ाई उंगली से होगी, अब लड़ाई उंगली से होगी। जिस उंगली में आपके वोट देने का पावर है उस उंगली से लड़ाई होगी। और आज हमारे पास उंगली की कमी नहीं है, हथियारों की कमी हमारे पास हो सकती है, लेकिन उंगली की कमी नहीं है। और लड़ाई उंगली पर आ गई है तो उंगली की लड़ाई हम जीते, क्योंकि हमारे पास उंगली ज्यादा है, उनके पास 10 उंगली है तो हमारे पास 90 उंगली। तो साथियों, ये बात रही। तो मैं अपने महापुरुषों को नमन करते हुए उनको याद करता हूँ।